प्रस्ताव डिबेट चल रही है, 15 मिनट और चलेगी। ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। तारांकित और 4 तारांकित प्रश्न पूछे। देखिए, हमारा तो धर्म ये कहता है कि जनता का जो भी मुद्दा हो उसके ऊपर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से जोर लगाया जाए। जैसे बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काटने की कोशिश करी और उसको हमने काटने नहीं दिया। मैं राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभारी हूं, उनका भाषण पढ़ रहा था मैं। उन्होंने कई चीजें लिखी। उन्होंने कहा कि 2047 का विजन है, विकसित भारत की बात करते हैं और विकसित हरियाणा भी होना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा जी पूजा जी, कौन नहीं चाहेगा कि विकसित हरियाणा हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2047 के विजन के लिए आपने कोई पॉलिसी भी बनाई? आप 2014 में बात करते थे, मोदी जी कहते थे 5 वर्ष दे दिए। जब नोटबंदी आई, मोदी जी ने कहा मेरे को सिर्फ 50 दिन दे दो मेरे भाइयों, कोई गलती निकले तो बुला लेना मेरे को जिस चौक पे आओगे। उसके बाद इन्होंने कहा 2022 में प्रत्येक किसान की आय दुगनी होगी, 2022 में प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में नल में जल मिलेगा। ये क्या हो रहा है? अब 2022 निकल गया, 2026 की बात आ गई। 2026 में कहते हैं 2047 की बात करें। बहुत अजीब बात है। 2047 के लिए विजन क्या है? देखिए, 1 मिनट में बात पूरी करूंगा। आज हमारे युवा को रोजगार चाहिए। आज जो युवा 30 साल का है वो युवा 2047 तक 51 साल का हो जाएगा। क्या तब रोजगार देंगे? बहुत अफसोस की बात है। रोजगार हमें आज चाहिए, उद्योगीकरण आज चाहिए। हम सरकार का साथ देंगे, लेकिन सरकार भी तो जनता का साथ दे। सरकार तो कोशिश कर रही है बीपीएल परिवारों के राशन काटने की। 52,80,000 परिवार, आप खुद सोचिए, जो 2024 में चुनाव से पहले थे बीपीएल, उनमें से 13.5 लाख परिवारों को काट दिया इन्होंने। और अब मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे 37,000 लोगों की जो पेंशन लगी है, बुढ़ापा पेंशन, वो बिना आयु के सत्यापन के लगी जी। कैसे हो सकता है पूजा जी? क्या जिन अधिकारियों ने पेंशन लगाई वो इसका सत्यापन नहीं किया उन्होंने? या किसके कहने पर लगाई? इन्हीं के बंदों के कहने पे, इन्हीं के बूथ प्रधान, मंडल प्रधान, हल्का प्रधान, किसी के कहने पे तो लगाई होगी। तो उनको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन आम जनता को क्यों दुखी करते हो? आज आम जन परेशान है, चाहे वो पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था हो। एक बात कह के खत्म करूंगा, 1 नवंबर से हरियाणा में नई पेपरलेस व्यवस्था शुरू हो चुकी है। उस पेपरलेस व्यवस्था में मैं हजारों बार बोल चुका हूं कि उसमें खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री बंद है। अब जिस व्यक्ति ने अपना एक प्लाट, एक मकान बेचना है, 1 नवंबर से वो रजिस्ट्री बंद हुई पड़ी है। इस पे सरकार की कान तक जूं क्यों नहीं रेंग रही? क्यों सरकार नहीं जानती? सरकार असल में तानाशाह हो चुकी है और इसके अधिकारी, सारे अधिकारी मैक्सिमम करप्ट हो चुके हैं। कौन सा विभाग ऐसा जिसमें करप्शन ना हो? ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं नेहरा जी को चैलेंज करता हूँ, आप जिस शहर में कहते हैं उस शहर में मैं आ जाता हूँ। मेरे को एक विभाग दिखा देना जिसमें करप्शन ना हो। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। विजेंद्र जी, अब आपका रुख करते हुए आप अपना जवाब भी दीजिएगा जो आप देना चाह रहे थे, और इसके साथ साथ एक और सवाल मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूं। आप कह रहे हैं कि हरियाणा जीएसटी में 5वें स्थान पर है, लेकिन इसका असर बेरोजगारी और महंगाई पर क्यों नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई ठोस राहत क्यों नहीं मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए पूजा जी, आंकड़ों के हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर देश में 6.5% की महंगाई दर थी। आज महंगाई दर 3% से नीचे है, तो महंगाई हमारी सरकार में कम हुई है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर महंगाई का इतना बुरा हाल था, इतना त्राहिमाम कर रही थी जनता कि बॉलीवुड वालों को स्पेशल गाना बनाना पड़ा कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये गाना बॉलीवुड ने कांग्रेस सरकार में महंगाई की मार को देखते हुए बनाया था। और मैडम देखिए, आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय थी वो मात्र 1,47,000 थी। जो प्रति व्यक्ति आय थी। सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आई। समय के साथ महंगाई कम हो रही है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? समय के साथ जो महंगाई हमें हर चीज में बढ़ती नजर आ रही है, वो किस चीज में कम हो रही है? मैडम देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। देखिए, प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं, अरे भैया सुन लीजिए, पहली बार डिबेट में आए हो क्या? सुन लीजिए पहले। देखिए मैडम, मैं अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर मात्र 1,47,000 प्रति व्यक्ति आय थी। आज लगभग 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और मेरे साथी को शायद नहीं पता, मैं तो किसान बैकग्राउंड से आता हूं, गांव में रहता हूं, कृषि करता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है मैडम, देखिए स्वामीनाथन आयोग की जो आयोग बना था, स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को
कांग्रेस पार्टी 2006 से 14 तक लागू नहीं कर पाई। हमने आते ही उनकी 200 सिफारिशों को लागू करने के काम किया। और ये मेरी बात मत मानिए, आप मैडम मेरी बात मत मानिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं बीच में बिटवीन ना गुलशाद जी, बीच में तमीज नहीं है क्या आपको डिबेट करने की? ये तमीज और तहजीब नहीं है क्या? प्लीज डोंट इंटरवीन, गुलशाद जी इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज बीच में नहीं, विजेंद्र जी आप, हाँ विजेंद्र जी आप शॉर्ट में खत्म करिए अपनी बात। गुलशाद जी फिर आप ही के पास आ रहे हैं हम। विजेंद्र जी विजेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। गुलशाद जी आप क्या बात बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। जनाब, जनता चाहती है समाधान, और इसके लिए क्योंकि बजट आपको पता है मैडम कोई खाली आंकड़े नहीं होते। बिल्कुल, ये आम आदमी की जेब से जुड़ा होता है, किसान की जेब से जुड़ा होता है, कर्मचारी की जेब से जुड़ा होता है, और युवा के भविष्य से जुड़ा होता है। ये खाली ये नहीं है कि भाई आंकड़ों की बाजीगिरी कर दो आप। अब ये मेरे साथी बता रहे थे कि भाई कांग्रेस टाइम में महंगाई ज्यादा थी, हमारे टाइम में सिलेंडर 400 रुपए था, आज क्या रेट है, और पेट्रोल का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, नमक का क्या रेट था, दाल का क्या रेट था, और अभी तेल का जो एडिबल ऑयल है, तेल है जो सरसों का तेल है, उसका क्या रेट था। तो कंपेरेटिवली अगर हम आए तो कांग्रेस टाइम में आप देखिए तो बहुत ही कम रेट थे। तो दूसरी बात इन्होंने क्या कह रहे हैं भाई, ये ना तो रोजगार उन्मुखी है, ना ही विकास उन्मुखी है, ना ही सामंजस्यपूर्ण है। अभी हमारे यहाँ पलवल के अंदर एक गांव के अंदर एक ऐसी भी रहस्य में बीमार आई है जिससे 60 आदमी मर गए एक गांव के अंदर जी। तो ये तो नामीबिया के, आप साउथ अफ्रीका जैसे आंकड़े आ रहे हैं, जबकि हम तो WHO से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ कि समय के साथ कौन सी महंगाई कम हो रही है तो हमें तो नजर नहीं आ रहा है चीजों में। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे, इस बार अब क्योंकि बजट सत्र है और विपक्ष के अपने तमाम मुद्दे होते हैं जिनके तहत वो चर्चा की मांग करता है, और जनता से जुड़े ही मुद्दे होते हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो मुख्य तौर पर उठाना चाह रहे हैं आप लोग कि इस पर तो गंभीर चर्चा हो जाए? देखो, बजट का जो एलोकेशन है जनाब, वो क्या है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कम रखा है, 13% रखा है, हेल्थ के सेक्टर में भी इन्होंने बहुत कम रखा है, और ये सिर्फ इन्होंने लोक लुभावना बजट पेश किया है सिर्फ ये, और ऐसे ही इन्होंने सेंटर में किया है। केंद्र सरकार में इन्होंने ना तो कोई छूट दी है हमें, और ना ही किसानों के लिए कोई ऐसा वो लेके आए हैं कोई भी स्वामीनाथन आयोग लागू करना है, क्योंकि 2014 का जो मैनिफेस्टो था ना, आज तो अभी भाषण ही हुआ है, 2014 का जो मैनिफेस्टो था जिसमें नरेंद्र मोदी जी जिस सरकार बनाई थी, तो उसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था। और जो ओमकार भाई बता रहे थे कि भाई मुझे चौक में पूछ लेना, तो अब पूछ रहे हैं लगातार, अभी भाग गए विजेंद्र जी, कहाँ भाग गए समझ में नहीं आ रहा उनका भी। तो अगर हमने कोई सवाल पूछ लिया तो बीच में से भाग गए हैं। भाई विपक्ष है, हमारा तो हक है अभी पूछने का, और मीडिया और विपक्ष नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे, वो तो तानाशाही हो जाएगी। कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं इस बारी, आप तो बता दीजिए, कौन से मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं? हम एक तो जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो इन्होंने एक तरह से जो क्रियान्वयन है वो अच्छे तरीके से नहीं किया है। दूसरा, अभी इन्होंने क्या किया, 35% अभी जो रोजगार के मामले में जो HSC के हमने अभी परसों भी उसमें प्रोटेस्ट किया है, तो इन्होंने क्या है 35% का ऐसा क्राइटेरिया रखे, उसमें क्या है एलिजिबिलिटी कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है कोई भी कैंडिडेट। ही क्या हरियाणा के अंदर इतने IAS आते हैं, हरियाणा से इतने IPS आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा 16% का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई भी लड़का एक तरह से एलिजिबल नहीं हो सकता। और ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू ये बैकडोर एंट्री देंगे, ये क्या करेंगे, गुजरात से उधर से ये लड़कों को भरेंगे ये। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के लड़कों के लिए ये जो क्राइटेरिया बनाया इन्होंने गलत तरीके से, जो हमारे HSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, तो उसको ठीक करना चाहिए इनको। और दूसरा, किसानों के लिए जैसे गन्ने का रेट है, अभी पंजाब पहले हरियाणा में सबसे ज्यादा रहता था कांग्रेस के टाइम में, तो गन्ने का रेट भी इन्होंने कम कर दिया है। दूसरा, स्वास्थ्य में क्या हुआ, आयुष्मान योजना का जो फंड है ना, हॉस्पिटल उसमें इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको जो भी चीजें सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको फंड लेके आना चाहिए, और बहुत सारे स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी तो शिक्षा और स्वास्थ्य है, और दूसरा स्पोर्ट्स, इस पे फोकस रहता था, और हमारा जो एक तरह से कृषि है, तो इन लोगों ने क्या है, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, उस पे ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास वापस। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, प्रद्युमन जोशीला जी। रिक्वेस्ट है, मैंने जी सर पूजा जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने दवाई लेने जाना है, अगर मेरी बात पहले पूरी करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, नहीं मैं इंतजार करूं। आप बोलिए सर अपनी बात, अगर मेरे को इजाजत। जी पूजा जी, देखिए मेरे भाई BJP के प्रवक्ता ने बोला
हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 5वें नंबर पर है। ये नहीं इन्होंने बताया कि हरियाणा कर्ज के मामले में 6ठे नंबर पर आ गया। पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उसमें 6ठे नंबर पर हरियाणा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने आंकड़ा ठीक नहीं बताया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी पर कैपिटा इनकम 3,58,176 रुपए है। इसका मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम 29,848 रुपए है। अगर इसमें से गुड़गांव और फरीदाबाद को, कि मेजर शेयर वहां पे 70% शेयर वहां, अगर उसका शेयर निकाल दे गुड़गांव और फरीदाबाद, तो पर कैपिटा इनकम की हालात इतनी पतली हो जाएगी। मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूँ। कोई भी शहर ले लीजिए, कोई भी गांव ले लीजिए, हमारी महिला, हमारी बहनें, बेटियां सवेरे 7 बजे जाती हैं फैक्ट्री में, 8 साढ़े 8 बजे पहुंचती हैं, शाम को 7 बजे वापसी आती हैं और 6,000 रुपए महीना लेती हैं। हकीकत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब यह है कि हम अमीर हो गए। पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब है कि हमारे बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और मध्यम वर्ग पिस रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बोझ मध्यम वर्ग पे है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आम व्यक्ति अमीर हो गया। आम आदमी की परचेजिंग पावर, जिससे हम खरीद क्षमता बोलते हैं, वो कहाँ है? आप ही देख लीजिए पूजा जी, आपकी खरीद क्षमता 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। तो ये चीजें सोचने की हैं। हमने कहीं कोशिश ही नहीं करी कि आम आदमी की आमदन बढ़े, आम आदमी की खरीद की क्षमता बढ़े। हमने कहीं कोशिश नहीं करी ना, सरकार ने करी। दूसरा, आपने मेरे भाई से पूछा था, कांग्रेस के साथी से, कि आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हमारी इनेलो क्या क्या मुद्दे उठाने वाली। देखिए, अपराध लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में। अपराध कैसे नियंत्रण हो, नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? नशा लगातार बढ़ रहा है। कभी हम उड़ते पंजाब की बात करते थे, आज उड़ता हरियाणा, उड़ता अंबाला, उड़ता फरीदाबाद, सब नजर आ रहा है। नशा इतना बढ़ गया, और सूखा नशा, जिसकी चपेट में एक बार जो बच्चा आ गया, उसकी मृत्यु के पश्चात ही वो छूटता है। ये नशा क्यों बढ़ रहा है? इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में कितने पद खाली हैं, टीचर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, प्रोफेसर के। 12 साल से इनकी सरकार है। ये कहते हैं हमने बहुत नौकरियां दी। मैं मान गया इन्होंने बहुत नौकरियां दी, लेकिन कम से कम ये तो बता दें कि पिछले 12 साल में कितने लोग रिटायर हुए। जितने रिटायर हुए उतने खाली पद हुए। अब 2024 के चुनाव से पहले 2,09,106 पद खाली थे, और आज 2.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। 25,000 तो सिर्फ पुलिस के पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों है? स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था इतनी गलत है कि कोई भी व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी आम जन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। 1500 का, 1 मिनट में खत्म करूं, 1500 करोड़ रुपए का अनिल विज ने खुद माना कि श्रम विभाग में घोटाला हुआ। उस घोटाले के ऊपर सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न है हमारा। उस घोटाले के ऊपर बताना पड़ेगा कि ये घोटाला किस तरीके से हुआ, जबकि सरकार कहती है हमारा प्रशासन बहुत पारदर्शी है। और मैं राज्यपाल जी का भाषण देख रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है पारदर्शी और बढ़िया प्रशासन देना। क्या ये पारदर्शी व्यवस्था है? हर एक विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। बस एक बात कह के खत्म करूं, चंडीगढ़ के लिए नई व्यवस्था, जो हमारी विधानसभा का नया स्वरूप था, उसके लिए हमारे को चंडीगढ़ में नई जगह चाहिए थी। आज तक वो जगह की व्यवस्था नहीं कर पाई बीजेपी, जबकि केंद्र में भी इसकी सरकार है। ये चंडीगढ़ पर अपना हिस्सा लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनेलो किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। SYL के ऊपर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट वो नैन का निर्माण करवाए। आज तक क्या कार्रवाई हुई? ये सिर्फ लिपापोती करने वाली पार्टी है, और जनता आज दुखी है। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा हमारी तीसरी बार सरकार बनी, बिल्कुल बनी। आप देखिए 2019 में इनेलो की 2 फाड़ हो गया, इसलिए इनकी सरकार बन गई। 2024 में कांग्रेस की सरकार बननी थी, कांग्रेस की कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से इनकी सरकार बन गई। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग दुखी है, और इस सरकार को चलता करने की वो तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी। सर, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया है। हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला बरसते नजर आए। बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताया है, हानिकारक बताया है। हानिकारक बीजेपी के फेल, डबल इंजन के रेल, ये सब कुछ कहा है। विकास की पटरी से हो चुकी है डीरेल। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है केंद्र के बजट में हरियाणा को कुछ खास नहीं मिला, और इस बजट से भी बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन हरियाणा की जनता तो देखिए उम्मीदें लगा के बैठी है। बजट जब पेश किया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ हर वर्ग के लिए निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस हमलावर है, सरकार पर प्रहार किया है। हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला ने
निशाना साधा है, कहा है कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है, हानिकारक बीजेपी के फेल, डबल इंजन के रेल विकास की पटरी से हो चुके हैं डिरेल, केंद्र के बजट में हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है अभिभाषण के बाद से ही, और इसी पर हम दरअसल बात भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बजट में निकलकर सामने आ सकता है। आज अभिभाषण हुआ तो इस अभिभाषण में विकसित हरियाणा 2047 का विजन जो था वो कितना नजर आया है, इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभिभाषण हो रहा था, अब बजट भी पेश हो जाएगा, लेकिन विकसित हरियाणा 2047 का विजन जो आज सामने रखा गया है, आपके एनालिसिस के मुताबिक कितना विजनरी वो था? देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक ये बड़ी खूबी है कि वो आज क्या कर रही है उस काम को बताने की बजाय अगले 20, 30, 40 साल में बाद क्या होना है या क्या हम करेंगे वो बताती है, जिससे लोग आज के वर्तमान को भूल जाते हैं और जो भविष्य है उसकी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। बताना तो ये चाहिए था हर बार कि आज धरातल पर क्या हालात है। आज हम देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, आए दिन कोई ना कोई मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। उसके बावजूद जो है सरकार जो क्विक एक्शन सरकार को लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। आए दिन अवैध कॉलोनियां प्रदेश के हर इलाके में कट रही हैं। पहले हालात ये थे कांग्रेस के राज में कि ये कॉलोनियां शहरों में कटती थी, आज हालात ये है कि गांवों में कॉलोनियां कट गई हैं। आज जिस ढंग से वातावरण प्रदेश का है, अगर यूं ही चलता रहा तो अगले 5 साल के बाद प्रदेश में अनाज का भी टोटा हो जाएगा, क्योंकि खेती किसानी की जो जमीनें हैं उसके एक बड़े हिस्से में ये अवैध कॉलोनियां कटती रहेंगी और सरकार क्यों भी नहीं कर रही है। बजट हर आदमी को प्रभावित करता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा ये भी मानना है चाहे केंद्र सरकार बजट पेश करती है चाहे प्रदेश की सरकारें करती हैं, वो एक आंकड़ों की बाजीगरी होती है जिसको प्रदेश और देश के ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम देखते हैं जब बजट पेश किया जाता है कि ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, ये चीजें महंगी हो जाएंगी, और जब 1 अप्रैल को हम कोई वही चीज खरीदने जाते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं नजर आता। ये ठीक है कि जीएसटी की दरें कम होंगी, इनकम टैक्स की कम होंगी, बढ़ेंगी, इनसे तो जरूर प्रभावित होता है हर आदमी, लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि बजट को एक तो सिंपली वे में होना चाहिए ताकि हर आदमी समझ सके कि इसका कोई फायदा भी है कोई या हमें कोई फायदा नहीं है। अक्सर सरकारें चुनाव को नजदीक देखते हुए लोगों को लॉलीपॉप देती हैं, बाकी जो साल होते हैं उनमें कोई विशेष जो है जनता को फायदा नहीं होता। अभी हमने केंद्र सरकार का बजट देखा जिसमें ना तो हरियाणा को भी कोई विशेष नहीं मिला और ना ही जो इनकम टैक्स के स्लैब थे उसमें भी कोई विशेष जो है जनता को फायदे वाला काम नहीं किया। जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण की बात होती है, जो मुख्यमंत्री या जो प्रदेश की सरकार चाहती है वही राज्यपाल जो है अक्सर बोलते हैं। बिल्कुल। विजन 2047 की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बार बार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर करते हैं, लेकिन उनको 2026 में आज क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कल एक डिबेट में जो आपके चैनल पर चल रही थी कि किस तरह से एक ही गांव में इतनी मौतें हो रही हैं और प्रदेश की सरकार जो है जब कोई घटना घट गई उसके बाद जो है उस गांव की तरफ रुख करती है। आज हालात ये है कि सबसे ज्यादा अगर पैसा लगाने की किसी क्षेत्र में जरूरत है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जो 2 मूलभूत जरूरतें हैं, उनकी तरफ प्रदेश की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने बुरे हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं संभवतः वो किसी राज्य में नहीं हुए होंगे, ऐसे हालात हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल और है इस बजट में, जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें हैं। वर्षों बाद हरियाणा को एक नया जिला मिला है हांसी। इस बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री हांसी के लिए क्या विशेष प्रावधान लाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया जिला बनता है तो उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसमें नए ऑफिसेज भी चाहिए, तो हांसी को क्या पैकेज देते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। ठीक जी। लौट रही हूं सर मैं आपके पास। विजेंद्र जी,